हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले समय में आपके एग्जाम है। बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, पेट एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है। तो जो भी जिस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है वह है वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता फैलाना। अब यहां बात हो रही मार्च माह की। चलिए मार्च माह के महत्वपूर्ण दिन को रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। तो 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसको रिवीजन कर लिए। अगर आपको नहीं पता मार्च माह के, कॉपी प्रिंट उठाइए और एक बार लिख लीजिए। इसको एक दो बार दिन में रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी इसके लिए जिम्मेदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी। सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में शेयर बाजार और पूंजी बाजार के नियमन के लिए केंद्रीय नियामक संस्था यह है। सेबी के बारे में अगर आपको बताएं तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुंबई में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह पूंजी बाजार को रेगुलेट करना और निवेशकों की सुरक्षा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास कैपिटल। दास कैपिटल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। यह भी पूछ लेता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो वह पुस्तक दास कैपिटल है। इसे समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। इस पुस्तक में पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना और समाजवादी विचारधारा की नींव रखी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च जो है भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है, यह किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए यह किस राज्य में स्थित है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है। सेंट थॉमस सिरियन चर्च, जिसे सेंट थॉमस चर्च भी कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना ईसाई गिरजाघर माना जाता है। यह चर्च केरल राज्य के मलुट्टूर जिला एर्नाकुलम में स्थित है और इसका निर्माण ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है वह विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार उन फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित होती है। यह पुरस्कार चीन में इसका आयोजन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसकी राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी जो कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसकी राजधानी कोपनहेगन है। मुद्रा यहाँ की डेनिश क्रोन है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है मेटे फ्रेडरिक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भाषा यहाँ की जो है वो डेनिश है। विश्व का सबसे खुशहाल देशों में यह टॉप पर रहता है ज़्यादातर। और अन्य ऑप्शनों की बात करें तो ओस्लो जो है यह नॉर्वे की राजधानी है। स्टॉकहोम की बात करें तो स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यह सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग चुनाव में किया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग चुनाव में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है।
पहली बार इसका उपयोग जो हुआ 1982 में केरल में हुआ था। यह भी ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और पूरे भारत में जो इसका पूर्ण उपयोग है 2004 के आम चुनाव में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की सीमा, नाम या अस्तित्व बदलने की शक्ति संसद को दी गई है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को राज्य की राय लेनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है। निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है, यह आपसे पूछा। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एस राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में पुरस्कार मिला था। सी राजागोपालाचारी को भी 1954 में भी मिला था और सी वी रमन को भी 1954 में मिला था। पर जवाहरलाल नेहरू को यह प्रथम नहीं थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। पहले भारत रत्न सम्मान 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। कौन कौन से? तो सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, महान दार्शनिक व भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। सी वी रमन की बात करें, इन्हें भी 1954 में इन लोग के साथ दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे भौतिकी विज्ञान के लिए, रमन प्रभाव के लिए इन्हें। तो सी वी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी, इन्हें तीनों लोग को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था। प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरुग्वे में आयोजित हुआ था प्रथम फीफा विश्व कप। प्रथम यानी कि पहला फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है। कुल 13 देशों ने भाग लिया था। इस समय उरुग्वे ने ही पहला विश्व कप जीता था और यह मेजबान देश भी था। फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना 1904 में। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वह कतर में हुआ था और इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 3-3 ड्रा के बाद प्लांटी शूट आउट में 4-2 से हराया था। विजेता रही अर्जेंटीना, उनका तीसरा विश्व कप है ये। और अगला फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वह 2026 में होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसका आयोजन जो है संयुक्त राज्य से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 3 देशों में इसकी मेजबानी हो रही। तिथियां जो है 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक है। फाइनल कहाँ होगा? तो फाइनल जो होगा न्यू जर्सी में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक में कुल मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त होते हैं। वर्तमान समय में जो है वह पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एम जानकी रमन, एम राजेश्वर राव या नियुक्त भारत सरकार द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 साल तक होता है। बाकी बात करें आरबीआई के, तो आरबीआई के वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। ये 26वें नंबर के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती एक महान सूफी संत थे जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो आगरा के पास है। मुगल सम्राट अकबर ने संतान प्राप्त के लिए उनसे आशीर्वाद लिया था। बाद में अकबर ने उनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी में भव्य मकबरा बनवाया और उनके पुत्र का नाम सलीम जहांगीर रखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने पुत्र का नाम सलीम जहांगीर रखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका का है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है जो 1789 में लागू हुआ। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की व्याख्या प्रस्तावना में जोड़ी गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की व्याख्या प्रस्तावना में जोड़ी गई थी, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता जैसे शब्द जोड़े गए। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी का वाव का चित्र अंकित है 100 रुपए के नोट पर। 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ रानी का वाव का चित्र छिपा होता है। यह गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है, यानी कि सीढ़ीदार कुआं है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अन्य नोटों की बात करें तो 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र चिन्हित है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं चिन्हित है और 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ अंकित है और 100 रुपए के नोट पर अभी हम लोग पढ़े रानी का वाव जो कि गुजरात में है चिन्हित है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में यह अंकित है और 500 रुपए के नोट पर लाल किला जो कि दिल्ली में है यह अंकित है। 2000 के नोट पर मंगलयान अंकित था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संसद में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था? संसद में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया था। इसे लोकसभा में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जब इसे पारित किया गया तो अधिनियम बना, तो इसका क्रम 101वां संशोधन बना। जीएसटी के बारे में अगर आपको महत्वपूर्ण बताएं तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम है। भारत का जीएसटी मॉडल जो है भारत का जो जीएसटी मॉडल जो है वह कनाडा देश से प्रेरित है और फ्रांस देश ऐसा रहा जो पहला देश है जो जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ। जीएसटी का प्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने की थी। चलिए कुछ कंप्यूटर से महत्वपूर्ण बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेन ब्रिन थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई थी? निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई थी, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए कौन सी घटना पहले हुई थी। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह 1922 में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1922 में हुआ था। उसके बाद आता है काकोरी कांड दिया है, तो काकोरी कांड जो हुआ था यह 1925 में हुआ था। कब हुआ था काकोरी कांड? तो यह 1925 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह की बात करो तो यह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बचा आपका पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी घटना पहली हुई थी। तो पहली जो हुई थी वो चौरी चौरा कांड हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153 करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या राज्यपाल के पद की स्थापना करता है जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बाकी ऑप्शन दिया अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका देने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 148 जो दिया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षक कैग का प्रावधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के किस
अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? बढ़िया प्रश्न है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 9 में ऐसा कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? पारंपरिक नृत्य शैलियों में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भवाई और कालबेलिया जो है ये दोनों ही राजस्थान राज्य की लोक नृत्य शैलियां हैं। भवाई नृत्य की बात करें तो यह एक संतुलन आधारित नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर कई मटकियां रखकर नृत्य करती हैं। यह मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और कालबेलिया की बात करें तो यहाँ का नृत्य जो है यह जो नृत्य है इसे सांपों की चाल जैसा नृत्य भी कहा जाता है। यह कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो उड़ीसा का जो नृत्य है फेमस वह उड़ीसी नृत्य है, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा है, और असम का बिहू नृत्य है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेताओं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत, एक महान शिक्षाविद और अर्थशास्त्री और राजनेता रहे। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसने बताया गया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति को इंग्लैंड ले जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी रहे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 इस प्रश्न का राइट आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार को भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई थी। यही इसकी सबसे विवादास्पद विशेषता भी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. राय को। एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का जनक कहा जाता है। एम.एन. राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय को भारतीय साम्यवाद का जनक कहा जाता है। वह भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता थे और 1920 में सोवियत संघ में जाकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लिया था। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर निर्मित है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। यह परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं थे, यह आपसे पूछा है। तो अभियुक्त थे रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह, पर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके अभियुक्त नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, भगत सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था। इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना और क्रांतिकारी गतिविधियों को आर्थिक सहयोग देना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है, यह आपसे पूछा है। तो संविधान की संघ सूची में वह विषय शामिल होते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। रेलवे जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी,
रेलवे की बात करें तो रेलवे एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है और इसका प्रबंधन एक समान तरीके से पूरे देश में होना आवश्यक, इसलिए यह संघ सूची का विषय है। बाकी ऑप्शन तीर्थ यात्रा तो यह राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय, तो वन जो है समवर्ती सूची का विषय 42वें संशोधन के द्वारा। जेल जो है राज्य सूची का विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बांग्लादेश मुक्त युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था। बांग्लादेश मुक्त युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैम मनैक्शा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गोवा का लोक नृत्य है, यह आपसे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुगड़ी जो है या गोवा का लोक नृत्य है। फुगड़ी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में किया जाता है। बाकी यहाँ तो बात हो रही है गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है वह पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में है वो प्रमोद सावंत जी हैं। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी से हैं। बाकी ऑप्शन में दिया मांच, तो यह मध्य प्रदेश का लोक नाटक है और बिहू जो है असम का प्रमुख लोक नृत्य है। और फगुआ की बात करें तो उत्तर भारत यानी कि बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, होली के अवसर पर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आज का क्या प्रश्न पूछा है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। चलिए इससे इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। या डेल्टा भारत यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, या बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। या यहाँ सुंदरवन के जंगल पाए जाते हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से टेस्ट है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से टेस्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।